Hello everyone, welcome to Apti Plus Academy for Civil Services. So today Union Public Service Commission it has released the notification for Civil Services Examination 2026. So earlier the notification it was to be released on 14th of January, but due to certain reasons it got delayed. So in this video we are going to discuss the main points related to your 2026 notification. So let's begin. So the first important point that is very important for all the candidates of the 2026 examination is that last date for submission of your online application is 24th of February. ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपने इंश्योर करनी है. दूसरा कि अब से यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन का जब आप फॉर्म भरते हो तो आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन भरनी होती है. ठीक है, तो वहाँ पर टोटल 4 मॉड्यूल्स होते हैं, जिसमें से 3 मॉड्यूल्स दैट इज़ योर अकाउंट क्रिएशन मॉड्यूल, यूनिवर्सल रजिस्ट्रेशन मॉड्यूल एंड कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म मॉड्यूल, ये हर एक एग्ज़ाम के लिए वैलिड है जो सा एग्ज़ाम यूपीएससी कंडक्ट करती है. ठीक है, हम यूपीएससी यूज़ करेंगे एज एन एक्रोनिम फॉर यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन. अब ये जब आप फॉर्म भरते हो, ये तीनों आप मॉड्यूल्स भरते हो, तो आपको ये बार बार भरने की ज़रूरत नहीं है अगर आप किसी भी एग्जामिनेशन के लिए अप्लाई करते हो जो यूपीएससी कंडक्ट करता है. लेकिन जो 4th मॉड्यूल है वो एग्ज़ाम स्पेसिफिक होगा. तो जब भी यूपीएससी वो एग्ज़ाम के लिए अपना पोर्टल खोलेंगे तो आपको वो फॉर्म भरना होगा अकॉर्डिंग टू दैट पर्टिकुलर एग्जामिनेशन. अब कहाँ पे ये मॉड्यूल्स हैं? तो यूपीएससी की एक वेबसाइट है upsconline.nic.in, वहाँ पर जाकर आप ये मॉड्यूल्स भर सकते हैं. ठीक है, अब जब कैंडिडेट अपना ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरना शुरू करता है, जब वो पोर्टल पे रजिस्टर करता है, तो एक यूआरएन नंबर जिसको हम बोलते हैं यूनिवर्सल रजिस्ट्रेशन नंबर, वो जनरेट होता है एंड इट इज़ कॉमन फॉर ऑल द एग्जामिनेशंस ऑफ द कमीशन. ठीक है, तो जब भी आप अपना ये मॉड्यूल्स जो कॉमन मॉड्यूल्स हैं उनको भर लोगे तो आपका यूआरएन नंबर जनरेट होगा और फिर आप उसको बहुत संभाल के रखोगे. अगर आपको फ्यूचर में कोई भी कम्युनिकेशन करना है कमीशन के साथ तो आप उस नंबर का यूज़ कर सकते हो. ठीक है, अब जब आप 4th मॉड्यूल भरते हो, ठीक है, जो कि आपका एग्ज़ाम स्पेसिफिक मॉड्यूल है, तो एक एप्लीकेशन नंबर जनरेट होता है. ठीक है, तो 2 तरीके के नंबर यहाँ जनरेट हो रहे हैं, एक आपका यूआरएन, एक आपका एप्लीकेशन नंबर. तो यूआरएन इट इज़ कॉमन फॉर ऑल एग्जामिनेशंस कंडक्टेड बाय यूपीएससी, वेयर एज द एप्लीकेशन नंबर इट इज़ स्पेसिफिक टू दैट पर्टिकुलर एग्जामिनेशन. ठीक है, तो ये चीज़ आपने ध्यान रखनी है. डिटेल्ड इंस्ट्रक्शंस आर अवेलेबल ऑन द होम पेज ऑफ द पोर्टल एज वेल एज with all the profiles या मॉड्यूल्स बोल सकते हैं टू गाइड द कैंडिडेट्स फॉर फिलिंग अप द एप्लीकेशन फॉर्म. तो अगर आपको इन डिटेल इंस्ट्रक्शंस पढ़नी है रिगार्डिंग फिलिंग ऑफ योर एग्जामिनेशन पोर्टल, योर एप्लीकेशन पोर्टल, सो यू कैन यूज़ दोज डिटेल्ड इंस्ट्रक्शंस ऑल्सो. ठीक है, यहाँ पर एक और चीज़ जो कमीशन ने मेंशन की है कि जो फ़ोटो आईडी चाहिए, जो फ़ोटो आईडी डॉक्यूमेंट चाहिए, उसमें अगर आधार कार्ड अवेलेबल हो तो वो ज़्यादा एस्पिरेंट्स के लिए, कैंडिडेट्स के लिए फ़ायदेमंद है, बिकॉज इट इंश्योर्स दैट योर वेरिफिकेशन एंड ऑथेंटिकेशन ऑफ योर आईडी इट इज़ ईजी, एफर्टलेस एज वेल एज सीमलेस. तो ये दोनों के लिए, यूपीएससी के लिए भी और कैंडिडेट के लिए भी आसान हो जाता है. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट चीज़ जो हमें जाननी है दैट इज़ योर एलिजिबिलिटी फॉर द एग्जामिनेशन. ठीक है, तो हर एक एग्जामिनेशन की, चाहे वो सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन यूपीएससी वाला हो, चाहे वो आपका स्टेट स्पेसिफिक एग्जामिनेशन हो, तो कुछ ना कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है. ठीक है, तो आपने इंश्योर करना है जब आप ये फॉर्म भर रहे हो कि आप सारी एलिजिबिलिटी, चाहे वो एज स्पेसिफिक हो, चाहे वो एजुकेशनल स्पेसिफिक हो, चाहे वो आपकी कैटेगरी स्पेसिफिक हो, तो आप वो मीट करते हो या नहीं मीट करते हो, तो वो जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है. तो ये नहीं समझना है कि अगर मेरा एडमिट कार्ड जनरेट हो जाता है से फॉर योर प्रीलिम्स एग्जामिनेशन तो मेरा कैंडिडेचर फाइनल है. ठीक है, तो बाद में भी अगर आप डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के दौरान आपका वेरिफिकेशन नहीं हो पाता है तो आपका कैंडिडेचर ड्रॉप कर दिया जाएगा. सो योर एडमिशन इन एनी स्टेज ऑफ द एग्जामिनेशन दैट इज प्रोविजनल.
प्रोविजनल है जब तक आप सारी कंडीशंस को मीट नहीं कर लेते। ठीक है, तो ये नहीं मानना है कि भाई मैं प्रीलिम्स में बैठ गया, मैं मेंस में बैठ गया या मैं इंटरव्यू में बैठ गया तो मेरा कैंडिडेचर फाइनल हो गया। तो ऐसा नहीं समझना है। जब तक वो वेरीफाई नहीं कर लेते कि जो भी इंफॉर्मेशन आप उनको प्रोवाइड कर रहे हो अपनी तरफ से वो जेन्युइन है या नहीं है, आपका कैंडिडेचर प्रोविजनल ही रहेगा। ठीक है, अप्लाई कैसे करना है तो मैंने बताया था कि upsconline.nic.in करके वेबसाइट है, वहाँ पर आप लॉगिन करोगे, रजिस्टर करोगे तो वो सारे मॉड्यूल्स आप वहाँ पर भर सकते हो। राइट, तो ये चीज़ रेपिटेटिव है। नेक्स्ट चीज़ जो इम्पोर्टेंट है दैट इज़ योर लाइव फोटो कैप्चर। ठीक है, तो दो तरीके की यहाँ पर फोटोग्राफ होंगी। एक तो आप जो अपलोड करोगे फर्स्ट थिंग, दूसरा आपको लाइव फोटोग्राफ भी कैप्चर करनी है जब अपना कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म भर रहे हो। ठीक है, तो उसके लिए भी इंस्ट्रक्शंस दे आर मेंशन्ड इन द पोर्टल इटसेल्फ। फोटोग्राफ के साथ साथ आपको अपना सिग्नेचर भी अपलोड करना है और यहाँ पर आपको 3 सिग्नेचर्स करने हैं, वन बिलो दी अनदर। और यहाँ पर आपका जो वाइट पेपर है आप वो लोगे, ब्लैक इंक का यूज़ करोगे एंड 3 बार सिग्नेचर करोगे। फॉर एग्जांपल अगर आपका नाम XYZ है तो 3 बार जो XYZ वाली इनिशियल्स हैं आपके वो लिखोगे, वन आफ्टर दी अनदर, एंड वो चीज़ आप फिर अपलोड करोगे इन द फॉर्मेट जैसा कि कमीशन ने बोला गया। ठीक है, then candidates they will not be allowed to withdraw their applications after the submission of the same। ठीक है, तो अगर आपने एक बार एप्लीकेशन भर दिया है उसके बाद आप एप्लीकेशन विड्रॉ नहीं कर सकते हो। फर्दर नो करेक्शन, अल्टरेशन और मॉडिफिकेशन इन एनी फील्ड ऑफ द एप्लीकेशन विल बी अलाउड आफ्टर द सबमिशन। ठीक है, तो इस चीज़ का आपने ध्यान देना है। और अब बात आती है, जैसे मैंने बताया था कि फ़ोटो आईडी बहुत डिफरेंट टाइप्स की हो सकती हैं। इट कैन बी योर आधार कार्ड, वोटर कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, स्टेट सेंट्रल गवर्नमेंट ने इशू किया हुआ कोई डॉक्यूमेंट। तो लेकिन जो प्रेफर्ड होता है दैट इज़ योर आधार कार्ड। राइट, देन ये मैं बता चुका हूँ कि लास्ट डेट 24 Feb है टिल 6 PM। तो बहुत बार कैंडिडेट्स क्या करते हैं, लास्ट मोमेंट तक डिले करते रहते हैं कि मैं इस दिन करूँगा सबमिट, मैं उस दिन सबमिट करूँगा। तो कई बार हम भूल भी जाते हैं। ठीक है, तो वो चीज़ हमने नहीं करनी है। इसका एक और कारण यह भी है कि यूपीएससी जो सेंटर अलॉट करता है वो फर्स्ट कम फर्स्ट बेसिस पे अलॉट होता है। तो अगर आपको अपने घर के पास सेंटर चाहिए या अपनी प्रेफर्ड लोकेशन पे सेंटर चाहिए तो आपको जितना जल्दी हो सके अपना एप्लीकेशन फॉर्म भरना है। ठीक है, तो ये चीज़ माननी है वरना आपको सेंटर बहुत दूर दूर भी मिल सकता है। ठीक है, देन इशुएंस ऑफ ई एडमिट कार्ड। तो यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि यूपीएससी ने बहुत क्लियरली मेंशन किया है कि आपका एडमिट कार्ड इट विल बी रिलीज्ड ऑन द लास्ट वर्किंग डे ऑफ द प्रीसीडिंग वीक ऑफ द डेट ऑफ द एग्जामिनेशन। ठीक है, तो जिस दिन एग्जामिनेशन है उसके एक हफ्ता पहले वाला जो लास्ट वर्किंग डे होगा उस पर आपका एडमिट कार्ड आएगा। फर्दर जिसने स्क्राइब का ऑप्शन, जो स्क्राइब का ऑप्शन होता है फॉर योर पीपल विद डिसेबिलिटी एक्सेट्रा, तो वहाँ पर अगर आप चेंज करना चाहते हैं स्क्राइब तो दैट दिस ऑप्शन इज अवेलेबल टिल योर 7 days बिफोर द एग्जामिनेशन। तो उनका एडमिट कार्ड इट विल बी रिलीज्ड 3 days प्रायर टू द एग्जामिनेशन। ठीक है, तो ये स्पेसिफिक है उन लोगों के लिए। देन पेनल्टी फॉर रॉन्ग आंसर्स। सो ऑब्वियसली जो आपका प्रीलिम्स एग्जामिनेशन होता है, जो फर्स्ट स्टेज है आपके एग्जामिनेशन की, दैट इज़ योर ऑब्जेक्टिव टाइप MCQ बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं। तो उसमें 1/3 ऑफ द टोटल मार्क्स ऑफ दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन वो डिडक्ट होता है अगर आपका आंसर गलत है। देन ऑनलाइन क्वेश्चन पेपर रिप्रेजेंटेशन पोर्टल। तो एग्जामिनेशन के बाद, ठीक है, अगर आप किसी पर्टिकुलर क्वेश्चन पर कोई रिप्रेजेंटेशन डालना चाहते हैं, किसी आंसर पर रिप्रेजेंटेशन डालना चाहते हैं तो उसकी फैसिलिटी भी यूपीएससी प्रोवाइड करता है। तो वो अपना एक लिंक वहाँ पर ओपन करेंगे तो आपने विद इन द टाइम फ्रेम, जो अलॉटेड टाइम फ्रेम है, तो उस दौरान में आपने अपनी रिप्रेजेंटेशन वहाँ पर आप डाल सकते हो। ठीक है, जो ये विंडो है 5 days का, उसके बाद आप कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं दे सकते। देन
for the convenience of the candidates, यूपीएससी इट ऑल्सो प्रोवाइड्स फॉर अ डेडिकेटेड हेल्पलाइन। तो वो नंबर यहाँ पर मैंशनड है आपके नोटिफिकेशन में, ईमेल भी मैंशनड है एंड टाइम भी मैंशनड है कि कब आप यूपीएससी को यहाँ पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। चेंज ऑफ स्क्राइब ये मैं बता चुका हूँ कि ये ऑप्शन अवेलेबल है। देन मोबाइल फ़ोन और फॉर दैट मैटर एनी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, ठीक है, वो बैंड है। तो यहाँ पर मैं कैंडिडेट्स को यही सजेशन दूंगा कि वाई टू हैव एनी आइटम, ठीक है, इवन वॉचेस दे आर अवेलेबल देयर इन द एग्जामिनेशन सेंटर। तो हर रूम में, ठीक है, जो भी आपका हॉल होगा, रूम होगा, वहाँ पर भी आपको वॉल क्लॉक की फैसिलिटी प्रोवाइड होगी। तो वाई टू कैरी एनीथिंग एक्स्ट्रा जिसकी वजह से आपके ऊपर कोई सवाल उठे, ठीक है। देन द कैंडिडेट्स दे शुड रीच द वेन्यू ऑफ द एग्जामिनेशन एटलीस्ट 30 मिनट्स। तो यहाँ पर मैं यही बोलूँगा कि वाई 30 मिनट्स ओनली, कि अगर आपका एग्जामिनेशन से 9-9:30 पे स्टार्ट हो रहा है तो एटलीस्ट आप 8 o'clock तक पहुँच जाइए, तो ईजी रहेगा, ठीक है, कोई टेंशन नहीं रहेगी, कोई एंग्जाइटी नहीं रहेगी। देन फेस ऑथेंटिकेशन फॉर द कैंडिडेट्स एट द एग्जाम वेन्यू। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अब आपको जो एग्जामिनेशन वेन्यू है वहाँ पर मैंडेटरी होगा ये चीज़ कि आपका फेस ऑथेंटिकेशन होगा, ठीक है। तो देखिए अगर ये सब वहाँ पर चीज़ें होंगी, प्रॉपर फ्रिस्किंग होगी, तो जितना जल्दी आप पहुँच सकते हो यू शुड रीच, राइट। नाउ मूविंग अहेड, सो दीज आर ऑल द सर्विसेज, ठीक है, जिनके लिए आप ये एग्जामिनेशन दोगे, लाइक योर आईएएस, आईपीएस, इंडियन फॉरेन सर्विस, ठीक है। तो ग्रुप ए की सर्विसेज भी हैं, ग्रुप बी की सर्विसेज भी हैं। एंड जो कैंडिडेट्स न्यू हैं वो कंफ्यूज ना हो, इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज दैट इज़ अ सेपरेट ऑल इंडिया सर्विस, ठीक है। तो उसका पेपर कॉमन होता है, प्रीलिम्स एग्जामिनेशन इट इज़ कॉमन फॉर बोथ सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन एज वेल एज योर आईएफओएस, लेकिन उसका सेपरेट नोटिफिकेशन है, ठीक है, वो आपको ये चीज़ नोट करनी है। ऑल्दो जो मेंस का एग्जामिनेशन होता है, जो इंटरव्यू होता है, वो सेपरेट होता है, राइट। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो आपने नोट करनी है दैट इज योर नंबर ऑफ वैकेंसीज, ठीक है। तो इन टोटल द वैकेंसीज दिस ईयर इज 933। तो अगर हम बात करें तो अब फिर से 2021 में देर वर रफली 700 के अराउंड वैकेंसीज थी, ठीक है। उसके बाद एक ट्रेंड आया था कि 22, 23, 24 में दैट रफली 1000 के अराउंड थी, ठीक है। तो एक इंक्रीज देखा गया था, लेकिन 25 में 979, ठीक है, और अब फिर से फर्दर रिड्यूस टू 933, ठीक है। तो नंबर ऑफ वैकेंसीज थोड़ा डिक्रीज हुआ है, बट इसमें कोई सोचने वाली चीज़ नहीं है, ये वेरी करता रहता है, ठीक है। आज से लगभग 10-12 साल पहले देयर वर ऑलमोस्ट 1300 प्लस वैकेंसीज, सो दैट वेरीज, ठीक है। तो ऐसा कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है उसके बारे में। दिस इज अगेन एन इम्पॉर्टेंट पॉइंट रिलेटेड टू योर प्रतिभा सेतु पोर्टल। तो ये कि बहुत ही इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव है आपका, जहाँ पर क्या होगा कि बेसिकली जो कैंडिडेट्स, ठीक है, देर आर 3 स्टेजेस, तो प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू। तो जो कैंडिडेट्स इंटरव्यू तक जाते हैं और उनका फाइनल मेरिट लिस्ट में नाम नहीं आता है, तो ऐसे में जो पीएसयूज हैं, ठीक है, कुछ प्राइवेट कंपनीज हैं जिन्होंने रजिस्टर किया है, या कुछ और ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशंस हैं गवर्नमेंट के, तो वो इस पोर्टल के थ्रू उन कैंडिडेट्स को, इफ दे फुलफिल देयर रिक्वायरमेंट्स, दे कैन चूज देम, ठीक है। तो ऐसे में क्या होता है कि जब आप फॉर्म भरते हो तो बेसिकली यू हैव टू गिव योर कंसेंट कि भाई हाँ, मेरा भी इंफॉर्मेशन, जो मेरी बेसिक इंफॉर्मेशन है, लाइक माय एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस, माय कॉन्टैक्ट नंबर, ठीक है, कुछ कुछ चीज़ें कमीशन उनके साथ शेयर कर सकता है, ठीक है। तो ऐसे में इफ़ आई फिट द क्राइटेरिया ऑफ दोज ऑर्गेनाइजेशन, तो वो मुझे सेलेक्ट कर सकते हैं। सो दिस इज़ अ वेरी वेलकम इनिशिएटिव। तो यहाँ पर अब ये सर्विसेज विद रिस्पेक्ट टू योर पर्सनस विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी, तो जो भी कैंडिडेट्स विद डिसेबिलिटी हैं, इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर दोज पीपल। मूविंग अहेड, सो दीज आर द सेंटर्स, ठीक है। तो कमीशन
पहले ही बता देता है कि हम प्रीलिम्स का एग्जामिनेशन इन सेंटर्स पे कंडक्ट करेंगे, मेंस का एग्जामिनेशन इन सेंटर्स पे कंडक्ट करेंगे, तो आप इन सेंटर्स में से अपना जो आपका प्रेफर्ड सेंटर है उसको चूज़ कर सकते हैं, ठीक है। एंड जैसे मैंने पहले बोला था कि जितना जल्दी आप फॉर्म भरोगे उतना ही आपका प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होगी कि आपको आपका प्रेफर्ड सेंटर मिलेगा, राइट। तो यहाँ पर क्लियरली मेंशन्ड है कि फर्स्ट अप्लाई फर्स्ट अलॉट बेसिस पर होगा, राइट। एक और चीज़ है कि ये कमीशन के पास डिस्क्रिशन है कि वो बाद में अगर कोई सिचुएशन हो, कोई इमरजेंसी हो, उस सेंटर को चेंज भी कर सकती है, वो ड्रॉप भी कर सकते हैं, नहीं जी हम इस पर्टिकुलर सेंटर में इस पर्टिकुलर लोकेशन पर एग्ज़ाम कंडक्ट नहीं कर रहे हैं, तो वो उनका टोटल डिस्क्रिशन रहेगा, ठीक है। बट वो रेयर होता है कि वो ऐसा कुछ हो, लेकिन अगर ऐसा कुछ सिचुएशन आती है तो वो नोटिफिकेशन के थ्रू आपको वो इन्फॉर्म करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट, लेट्स मूव अहेड नाउ। अब इम्पोर्टेंट चीज़ जो कैंडिडेट्स को जानना है, ठीक है, कि बेसिकली क्या होता है जब आप प्रीलिम्स का एग्ज़ाम दोगे, ठीक है, आपने फॉर्म भर दिया, नाउ आफ्टर यू क्वालिफाई फॉर द प्रीलिम्स, ठीक है, तो बेसिकली आप मेंस लिखोगे, तो जो कैंडिडेट्स मेंस लिख रहे हैं उनको एक विंडो दिया जाता है ऑफ 10 days आफ्टर द डिक्लेरेशन ऑफ द रिजल्ट ऑफ द सिविल सर्विसेज प्रीलिम्स एग्जामिनेशन, कि आपको फिर से पोर्टल पे लॉगिन करके अपनी इंफॉर्मेशन, अपने डिटेल्स को अपडेट करना है, ठीक है। सिमिलरली जो कैंडिडेट्स मेंस क्वालिफाई करते हैं और इंटरव्यू में जाते हैं उनको भी एक विंडो दिया जाता है 15 days का, भाई कि आपने अगर कोई इन्फॉर्मेशन अपनी करनी है अपडेट, दैट यू कैन डू सो, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं सोचना है कि भाई मेरे पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं अपडेट करने को, क्या मेरे को लॉगिन करना है या नहीं करना है, तो उनको भी एक बार लॉगिन करके वेरीफाई करनी है कि हाँ भाई मेरी सारी डिटेल्स ठीक हैं और अपना जो क्लियरेंस होता है वो देना है, ठीक है। फिर एक और चीज़ जो इम्पोर्टेंट है, जो कैंडिडेट्स जिसमें कंफ्यूज होते हैं, देखो आप जब आईएएस के लिए अपना फॉर्म में आई इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज एज अ प्रेफरेंस भरते हो या इंडियन पुलिस सर्विस अपना एक प्रेफरेंस भरते हो, तो आपको कैडर के लिए भी आपको भरना पड़ता है अपना प्रेफरेंस कि भाई आप कौन सा कैडर में किस पर्टिकुलर कैडर को प्रेफर करते हो। तो ऐसे में, ठीक है, अगर दो चीज़ें हैं, आपने अपनी प्रेफर्ड सर्विस जो प्रेफरेंसेस हैं वो नहीं दी, आपका कैंडिडेचर अपना आप वो पर्टिकुलर कैंडिडेट सर्विस एलोकेशन के लिए कंसिडर नहीं होगा। तो ऐसा नहीं समझना है भाई मेरे को कोई प्रेफरेंस नहीं है तो मैं भरूंगा नहीं, तो यू हैव टू, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखनी है। और ऐसे में जो कैडर रूल्स हैं, ठीक है, रिसेंटली अगर आप न्यूज़ फॉलो कर रहे हो तो आपको पता होगा द कैडर पॉलिसी इट कीप्स ऑन चेंजिंग, तो वो उसमें अपडेट आया है। तो आई वुड सजेस्ट यू पीपल की यू गो थोरोली थ्रू द कैडर पॉलिसी, इन द लेटेस्ट कैडर पॉलिसी एज वेल, राइट। नाउ एलिजिबिलिटी कंडीशंस इन डिटेल, तो बेसिकली नेशनैलिटी, ऑब्वियसली अगर आप आईएएस आईपीएस आईएफएस के लिए अप्लाई कर रहे हो तो यू शुड बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया। फॉर एनी अदर सर्विस यू कैन बी अ सिटीजन ऑफ नेपाल ऑल्सो, भूटान ऑल्सो, यू कैन बी अ तिब्बतन रिफ्यूजी, यू कैन बी अ पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, तो वो सारी कंडीशंस हैं। एज लिमिट, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, तो minimum age 21 year, and I am talking right now of for your general category, the UR category, and the maximum is 32 years। तो ऐसे में 32 years as of 1 अगस्त 2026, तो ये वो साल होता है जब नोटिफिकेशन आया है, ठीक है। तो यहाँ पर डेट्स भी मेंशन्ड है कि भाई जो 2 अगस्त 1994 से पहले पैदा नहीं हुआ होना चाहिए, दूसरा 1 अगस्त 2005 के बाद पैदा नहीं हुआ होना चाहिए, ठीक है। अब दिस वॉज फॉर से नॉर्मल, दैट इज़ योर यूआर कैटेगरी। लेकिन अगर आप किसी रिजर्व कैटेगरी के हो, एससी एसटी ओबीसीज, ठीक है, तो वहाँ पर किसी पर्टिकुलर बैकग्राउंड से आ रहे हो तो कुछ रिलैक्सेशंस प्रोवाइड होती हैं, सो यू कैन गो थ्रू देम। मूविंग अहेड, मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस, सो मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस वही हैं कि आप ग्रेजुएट होने चाहिए, ठीक है।
further the number of attempts now. So in the number of attempts, अगर आप किसी भी कैटेगरी से बिलोंग नहीं करते हो तो यू विल बी अलाउड 6 अटेम्प्ट्स, ठीक है। लेकिन अगर आप किसी पर्टिकुलर कैटेगरी के हो तो ऑब्वियसली वहाँ पर आपको रिलैक्सेशन प्रोवाइडेड है, ठीक है। फॉर एग्जांपल फॉर SC/ST द नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स दैट इज अनलिमिटेड, OBC 9, PWBD 9, ठीक है। तो डिफरेंट कैटेगरीज के लिए अलग अलग रिलैक्सेशन है, राइट। फिर कुछ चीज़ें हैं जहाँ पर अगर कुछ कैंडिडेट ऑलरेडी सर्विस में हैं, से IAS हो गए हैं, IFS हो गए हैं, बेस्ड ऑन अर्लियर एग्जामिनेशन दे कैन नॉट रीअप्लाई, ठीक है। तो ऐसे कुछ चीज़ें हैं, कुछ कंडीशंस हैं जहाँ पर आपको यू कैन नॉट अप्लाई फॉर द एग्जामिनेशन, सो यू कैन जस्ट गो थ्रू देम, ठीक है। तो जो भी अप्लाई कर रहा है एक्सेप्ट सर्टन लाइक फीमेल, SC/ST, PWBD एक्सेट्रा, दे ऑल दोज विल हैव टू पे अ नॉमिनल फीस ऑफ ₹100, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखनी है। एंड जो मेंस लिखेंगे उनको ₹200 की है, तो ये फीस से रिलेटेड है, ठीक है। सो आई हैव ऑलरेडी मैंशनड हाउ टू अप्लाई, लाइव फोटो कैप्चर, अपलोडिंग ऑफ सिग्नेचर, ठीक है। ये सब वही चीज़ें हैं इन डिटेल। कुछ कुछ चीज़ें मेंशन की हैं कमीशन ने कि अगर आप ये करते पाए गए, ठीक है, तो आपके खिलाफ डिसिप्लिनरी एक्शन लिया जाएगा, लीगल एक्शन लिया जाएगा, यू मे बी बार्ड फ्रॉम राइटिंग द एग्जामिनेशन इन द फ्यूचर। तो दीज आर द कंडीशंस। लास्ट डेट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड, कोरस्पॉन्डेंट विद द कमीशन वी हैव डिस्कस्ड, ठीक है। चेंज ऑफ कैटेगरी दैट इज़ नॉट अलाउड। सो प्लीज़ ये चीज़ आपने नोट करनी है कि आपने फॉर एग्जांपल किसी पर्टिकुलर कैटेगरी के साथ फॉर्म भर दिया है, ठीक है, तो आप बाद में कह रहे हो नहीं जी मेरा अब चेंज कर दो, ठीक है, या मुझे एक कैटेगरी से दूसरी कैटेगरी में डाल दो, तो ये सब चीज़ें अलाउड नहीं है, राइट, ठीक है। विड्रॉल ऑफ एप्लीकेशन दैट इज़ नॉट अलाउड, सो दिस ऑलरेडी आई हैव मैंशन, ठीक है। तो अब आता है आपका प्लान ऑफ द एग्जामिनेशन, ठीक है। तो बेसिकली जो कैंडिडेट्स नहीं हैं उनके लिए इन ब्रीफ आई कैन टेल दैट देर आर 3 स्टेजेस। वन इज़ योर प्रीलिम्स, ठीक है, वो ऑब्जेक्टिव है, ऑब्जेक्टिव मीन्स MCQ बेस्ड है। प्रीलिम्स में देर आर 2 पेपर्स, ठीक है, योर GS पेपर, जनरल स्टडीज पेपर, दैट इज नोन एज GS1, एंड द अदर इज योर CSAT पेपर, दैट इज योर जनरल स्टडीज पेपर 2। दोनों MCQ बेस्ड होते हैं, दोनों में 100, एक पहले पेपर में 100 क्वेश्चंस होते हैं ऑफ 2 मार्क्स ईच, 200 मार्क्स का होता है। एंड यही पेपर होता है जो कैलकुलेट होता है फॉर डिसाइडिंग द मेरिट। मेरिट मीन्स कि आप मेंस के लिए मेंस लिखोगे या नहीं लिखोगे, तो एक कट ऑफ निकलती है, तो जो भी कैंडिडेट कट ऑफ को क्लियर करता है वो मेंस लिखता है, ठीक है। तो ये डिसाइड होता है GS1 के बेसिस पे। GS2 योर CSAT पेपर दैट इज क्वालिफाइंग इन द सेंस कि आपको एक थ्रेशोल्ड मार्क्स लेके आने हैं, भैया आपके 66 पॉइंट समथिंग मार्क्स आ गए तो आप क्लियर हो, ठीक है। इसमें ऐसा नहीं है कि आपके मार्क्स काउंट होंगे वाइल डिसाइडिंग कि आपने मेंस लिखना है या नहीं लिखना है, ठीक है। तो वो आपने सिर्फ थ्रेशोल्ड क्रॉस करना है। फिर एक्चुअल ये हो गया आपका प्रीलिम्स। जो भी कैंडिडेट प्रीलिम्स क्वालिफाई करेगा वो मेंस लिखेगा। मेंस में अगेन दैट इज़ अ सब्जेक्टिव एग्जामिनेशन। तो यहाँ पर 9 पेपर्स होते हैं, सो आई विल टेल इन ब्रीफ कि कौन कौन से पेपर्स होते हैं सम टाइम। एंड फाइनली जो मेंस क्वालिफाई करता है वो इंटरव्यू देता है, इंटरव्यू पर्सनैलिटी टेस्ट देता है, ठीक है। तो मेंस प्लस योर इंटरव्यू मार्क्स दे विल डिसाइड कि आप फाइनली सेलेक्ट होते हो नहीं होते हो और आपका क्या रैंक आता है, राइट। अब एक चीज़ यहाँ पर नोट करनी है स्टूडेंट्स को कि जैसे अभी 933 वैकेंसीज हैं एंड ये चेंज होती रहती हैं, लास्ट तक चेंज होती रहती हैं। अब इसका अप्रोक्सीमेटली 12 to 13 टाइम्स वो बुलाएंगे फॉर योर मेंस, ठीक है। तो रफली वही फिगर बैठता है कि 10,000 के आसपास, 10 से 11,000 के आसपास आपके कैंडिडेट्स दे विल बी क्वालिफाइंग द प्रीलिम्स एग्जामिनेशन एंड दे विल बी राइटिंग द मेंस, और उसके अप्रोक्सीमेटली 2.5 के आसपास के फिगर में वो आपके इंटरव्यू के लिए बुलाते हैं, ठीक है। तो ये 33% मार्क्स का मैं आपको बता चुका हूँ। 1/3 ऑफ द नेगेटिव मार्किंग आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, ठीक है। आपका अब बात करते हैं थोड़ा सा हम
प्रीलिम्स का मैंने बता दिया, मेंस के एग्जामिनेशन के बारे में। तो मेंस में 9 पेपर्स होते हैं। सो 2 पेपर लैंग्वेज पेपर ये क्वालिफाइंग होते हैं, ठीक है, जैसे इंग्लिश का पेपर और आपका लैंग्वेज। यहाँ पर क्या है कि वन ऑफ द इंडियन लैंग्वेजेस हैज़ टू बी चूजन फ्रॉम द 8th शेड्यूल। तो फॉर एग्जांपल आप हिंदी में कंफर्टेबल हो तो आपको हिंदी चूज़ करनी पड़ेगी। तो यहाँ पर आपको कुछ परसेंटेज ऑफ द मार्क्स यू हैव टू स्कोर, तभी जाके आपके जो रिमेनिंग पेपर्स हैं वो इवेल्युएट होंगे, ठीक है, या फिर वो मेरिट के लिए हम कंसीडर करेंगे। तो अब ये कौन से पेपर्स होते हैं, दैट इज़ योर एसए पेपर, ठीक है। देन वी हैव 4 जीएस पेपर्स, जीएस 1, 2, 3 एंड 4, एंड देन वी हैव 2 ऑप्शनल पेपर्स, ठीक है। तो अब ये जो पूरा टोटल है आपके रिटन एग्जामिनेशन का, ये 1750 निकल के आता है। उसके बाद आपका जो इंटरव्यू है दैट इज़ ऑफ योर 275 मार्क्स, ठीक है। ये कंबाइंड 2025 मार्क्स विल डिसाइड, ठीक है, कि आपका क्या रैंक है, आप सेलेक्ट होते हो या नहीं होते हो, ठीक है। अब ऑप्शनल्स अगेन चॉइस होती है, ठीक है, वो मैं भी आपको लिस्ट दिखा दूंगा कि कौन कौन से ऑप्शनल्स हैं। अब कुछ स्टूडेंट्स को ये डाउट होता है कि कितने मार्क्स चाहिए होते हैं लैंग्वेज पेपर्स में। तो यहाँ पर लिखा हुआ है 25% मार्क्स इन इंडियन लैंग्वेज एंड 25% इन इंग्लिश दे आर रिक्वायर्ड। इंडिविजुअल पेपर्स के लिए भी आपको एक कट ऑफ क्रॉस करना होता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल GS1 में भी आपके इतने मार्क्स आने चाहिए, GS2 में भी इतने मार्क्स आने चाहिए। सो दैट क्राइटेरिया इज ऑल्सो देयर, राइट। सो ये आपका मैंशनड है कि कौन से स्क्रिप्ट लैंग्वेज में, ठीक है, यू कैन राइट। एंड देन इट इज ऑल्सो मैंशन दिस लिस्ट ऑफ योर ऑप्शनल्स, राइट। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ह्यूमैनिटीज, साइंस, लैंग्वेज, लिटरेचर एक्सेट्रा सारे आपके लिस्ट मैंशनड है। तो जिसमें भी आपको कंफर्ट है आप वो वाला ऑप्शनल यू कैन चूज, राइट। So rest, they are the general instructions related to your disability etc. And last सेक्शन इज योर इंटरव्यू, दैट इज़ योर पर्सनैलिटी टेस्ट, जो कि आपका 275 मार्क्स का है जैसे मैंने बताया। तो पर्सनैलिटी टेस्ट के टाइम पे ही आपका मेडिकल एग्जामिनेशन भी होता है, वहीं पर आपको अलॉट होता है कि आपको कौन से हॉस्पिटल में अपना मेडिकल एग्जामिनेशन करवाना है, right? So that is the final stage of the examination. In the last section of your notification, the detailed syllabus is mentioned for each stage, कि प्रीलिम्स के पेपर 1 में क्या है, पेपर 2 में क्या है, मेंस के एग्जामिनेशन में हर पेपर में, चाहे वो इंडियन लैंग्वेज है चाहे वो इंग्लिश है, ठीक है, जीएस पेपर्स का क्या सिलेबस है। तो ये सब मैंशनड है इन वेरी डिटेल। सो यू कैन रेफर टू दैट एंड दिस यू हैव टू बाय हार्ट वेरी थोरोली, क्योंकि यही डिसाइड करेगा कि आप प्रिपरेशन के दौरान क्या क्या पढ़ोगे, क्या क्या नहीं पढ़ोगे, क्या क्या, क्योंकि बिकॉज द सिलेबस इज़ वेरी वास्ट, तो यू हैव टू डिसाइड व्हाट इज़ रेलेवेंट फॉर योर एग्जामिनेशन, ठीक है। सो यू कैन जस्ट गो थ्रू इट एंड सी, ठीक है। सो देर इज़ नो चेंज इन सिलेबस एक्सेट्रा, जो पहले है वही चल रहा है। सो जस्ट इन डिटेल फॉर ईच subject, optional subject, it is mentioned, right? Now I hope you all have understood all the important points related to your notification. So I wish you all the best for your prelims examination on behalf of the FT Plus family. Thank you.